अस्सलाम वालेकुम। कैफ 7 कंपनी लॉ लेक्चर नंबर 8 इंशाल्लाह जी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी तक होपफुली आप लोगों ने पिछले तमाम लेक्चर्स सुन लिए होंगे, काइंडली उसको साथ साथ सुने, क्योंकि जो ऑनलाइन या डिस्टेंस लर्निंग के कोर्सेज होते हैं इसका एक ही बस एक नुकसान है, वो ये होता है कि जब स्टूडेंट सीरियस नहीं होता, डिसिप्लिन नहीं होता। अदरवाइज़ के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। घर बैठे सुकून से आप साथ रमज़ान में रोज़े रख रहे हैं और कभी सहरी टाइम सुन रहे हैं, कभी किसी टाइम सुन रहे हैं, ईजी हो गया, आप सुन सकते हैं। जिसको समझ नहीं आती वो दोबारा भी सुन सकता है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपके पास अवेलेबल हैं। लेकिन मसला फिर वही है कि अगर डिसिप्लिन नहीं है तो फिर चाहे आप फिजिकल क्लासेस लो, चाहे आप ऑनलाइन क्लासेस लो, वो ऑब्वियसली बंदा फेल हो जाता है। ठीक है, तो साथ साथ लेक्चर सुने, अपना कोई ना कोई टाइम आप लोग एलोकेट करें कि बाकी सब्जेक्ट्स मैंने इस टाइम पे क्लासेस लेनी है और ये सब्जेक्ट जो कैफ 7 है इसका मैंने ये एक टाइम रखा हुआ है, इसमें मैंने लाजमी तौर पर लेक्चर लेना है। सिर्फ आप लोग लेक्चर ही ले लेना तो इंशाल्लाह आप लोगों को पता है कि उसी में आपकी काफ़ी बेहतरी हो जाएगी। चलें जी, आज चलते हैं आगे। चैप्टर 1 हमारा चल रहा है, आहिस्ता आहिस्ता हम इसके अख्ताम की तरफ जा रहे हैं। तो आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात हमने डिस्कस करनी है। टॉपिक है जी हमारा रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। ठीक है जी, कि कंपनीज की रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। अभी आज तो हम इसको पढ़ेंगे थ्योरेटिकली कि कानून इसके ऊपर क्या कहता है। प्रैक्टिकली भी इंशाल्लाह हम आपको करके दिखाएंगे, लेकिन उसमें क्योंकि अभी कुछ और चीज़ें भी हैं तो आप 3-4 कम से कम जब पढ़ जाएंगे चैप्टर्स तो फिर आपको और भी टर्मिनोलॉजीज़ और भी कॉन्सेप्ट्स का पता लगेगा जो कि कंपनीज रजिस्ट्रेशन के दौरान यूज़ होते हैं प्रैक्टिकली। ठीक है, इसलिए वो हम बाद में करेंगे। थ्योरेटिकली अभी हम पढ़ने जा रहे हैं कि कंपनीज की रजिस्ट्रेशन किस तरह की जाती है SECP के साथ। और पहला सवाल माइंड में आता है कि क्या हर कंपनी को रजिस्टर होना लाजमी है, और कौन कौन से बिजनेसेस हैं जो कंपनी हो के बगैर किसी और सूरत में भी चल सकते हैं। हमें पता है सोल और पार्टनरशिप का, लेकिन क्या पार्टनरशिप्स 50 लोग, 100 लोग, 200 लोग भी मिलकर कर सकते हैं? हमें इसके बारे में थोड़ा सा जवाब पता है ऑलरेडी कि पार्टनरशिप में मिनिमम 2 मैक्सिमम 20 लोग होते हैं अगर कोई भी आम बिजनेस हो तो। अगर बैंकिंग का बिजनेस हो तो मैक्सिमम 10 पीपल होते हैं। और अगर आपका कोई प्रोफेशनल्स कर रहे हैं बिजनेस अपना, जैसे ऑडिटर्स हैं, अकाउंटेंट्स वगैरह, लॉयर्स हैं, इंजीनियर्स वगैरह हैं, तो इन लोगों के लिए कोई लिमिट भी नहीं है, पार्टनरशिप का बिजनेस ये कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब है कि अगर कोई आम बिजनेस चल रहा है और वो 25 लोग मिलकर कर रहे हैं तो क्या वो लीगल पार्टनरशिप होगी? भाई वो नहीं, वो इलीगल पार्टनरशिप हो जाएगी, उन्हें कुछ और करना पड़ेगा। ठीक है, अब हमने ये बात कैफ 4 के अंदर भी आप लोगों को याद होगा कि हमने डिस्कस की थी कि ये जो बातें हैं, जो नंबर्स हैं, ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर नहीं लिखे हुए। उसमें नहीं बताता कि ये आपके मैक्सिमम 20 होने चाहिए, 10 होने चाहिए, प्रोफेशनल्स के लिए अनलिमिटेड, उसमें नहीं ये बातें कर रहा। ये बातें वहाँ पर भी हमने पढ़ा था, ये कंपनीज एक्ट के अंदर लिखी हुई हैं ये वाली बात। ठीक है, मतलब है कि कंपनीज एक्ट के अंदर एक बात लिखी है, वहाँ से हमने इम्प्लाइड मतलब निकाल के पार्टनरशिप में उसको इंक्लूड किया था। तो अब यहाँ पर कैसे बात लिखी हुई है, ICAP की बुक अभी हम देख लेते हैं किस तरह गाइड करती है हमें। रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी, सबसे पहला आगे पॉइंट, ऑब्लिगेशन टू रजिस्टर एज अ कंपनी। किस किस की जिम्मेदारी है कि उसने कंपनी के तौर पर रजिस्टर होना है? ऑब्लिगेशन है, किस किस की है जी? उसने वही कहा कि नो एसोसिएशन, एसोसिएशन से हमारा कोई भी मिलकर काम करने वाले लोग, नो एसोसिएशन, पार्टनरशिप और एंटिटी, तीनों चीज़ें उसने लिख दिया कि यार बेशक वो पार्टनरशिप है या नहीं है, कोई भी एसोसिएशन है, लेकिन अगर उसके 20 से ज़्यादा हो गए मेंबर्स, सही है, consisting of more than 20% shall be formed for the purpose of carrying on any business that has for its object the acquisition of gain by the association, partnership or profit, or by the individual members thereof, unless it is registered as a company under the Companies Act 2017, and violation shall be an offence punishable as mentioned below। अच्छा जी, अब ये बात वो सारी क्या कर रहा है? उसने भाई ये कहा कि कोई भी पाकिस्तान के अंदर मिलकर लोग बिजनेस नहीं कर सकते प्रॉफिट कमाने के लिए अगर उन बंदों की तादाद 20 से ज़्यादा है, अनलेस कि वो अपने आप को कंपनी के तौर पर रजिस्टर करवाएं। तो क्या फिर इम्प्लाइड मतलब बीच में से क्या निकलता है कि जब भी 20 से ज़्यादा लोगों ने मिलकर काम करना है तो क्या बनना पड़ेगा भाई? कंपनी बन के बिजनेस करना पड़ेगा। देयर इज़ नो अदर ऑप्शन एट ऑल। बात आ गई है समझ आपको कि पार्टनरशिप को आप 20 से ज़्यादा पर नहीं लेके जा सकते। एक्सेप्शन ऑब्वियसली है प्रोफेशनल्स वाली, उसको फिलहाल माइंड से निकाल दें, हम जनरल बात कर रहे हैं
कि पार्टनरशिप अगर आप चाहते हो या पार्टनरशिप नहीं है, कुछ और आपने अपने आप को कह दिया कि हम पार्टनर्स तो प्रॉपरली हमने रजिस्टर तो नहीं करवाया हुआ, लेकिन हम मिलके काम करें 30 बंदे, कानून कहता है भाई कोई नहीं कर सकते आप, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना पड़ेगा, कंपनी बनकर ही काम करना पड़ेगा कंपनीज एक्ट के अंडर। अगर आप नहीं बन के काम करेंगे तो आपके ऊपर जो जो बंदा उस वक्त पार्टनर है या मेंबर है, ठीक है, जो भी वायलेशन कर रहा है इस चीज़ की, हर किसी को पेनल्टी लगेगी लेवल 1 की। सही है। लेवल 1 अब क्या होता है, ये देखें डिफरेंट लेवल्स हैं। लेवल 1 सबसे हल्के लेवल की पेनल्टी है, फिर लेवल 2, फिर लेवल 3, 3 लेवल्स होते हैं। अब ये कितने कितने की अमाउंट्स की रुपीज़ में कितनी लगती हैं, ये इररिलेवेंट बात है आप लोगों के लिए। जब आप लोग ऊपर पहुंच जाए, ऊपर मतलब है कि आप CFAP लेवल पे चले जाओगे तो वहाँ पर जाके आप लोग इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। जब वहाँ पे दोबारा से एडवांस कॉर्पोरेट लॉ आएगा ACL, वहाँ पे आपको पता लगेगा कि पेनल्टीज़ की अमाउंट्स वगैरह क्या होती है। अभी इररिलेवेंट है इसलिए मैं बता भी नहीं रहा, बिला वजह कन्फ्यूज़ नहीं होना। सिंपल है कि लेवल 1 की पेनल्टी है। अच्छा, अभी तक जो हमने पढ़ा है पहली बार ही आई है पेनल्टी आपकी बुक में, अभी आइंदा आती ही जाएगी और आती ही जाएगी। अब एक मसला ये है कि स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर इतनी पेनल्टीज़ हैं, जब आप बुक पूरी पढ़ लेंगे, अभी तो आसान लग रही हैं चीज़ें, इंशाल्लाह आसान ही रहेंगी वैसे, लेकिन जैसे जैसे कॉन्सेप्ट ज़्यादा पढ़ते हैं तो फिर मिक्सचर होता है, खिचड़ी बनती है दिमाग के अंदर। फिर कब कहीं पे डेज होंगे जी इतने दिन के अंदर करना है, कहीं पे आपका होगा जी रजिस्ट्रार के पास जाना, कहीं पे होगा कमीशन के पास जाना, कहीं पे होगा कोर्ट के पास जाना है, फिर आगे की पेनल्टी, कभी लेवल 1, कभी लेवल 2, कभी लेवल 3। सही है। देखिए अब मेरी जो अप्रोच है आप लोगों को उसका है आइडिया कि मैं थोड़ा सा लेकर चलता हूँ कि आपने इजी रहना चीज़ों में। सही है। पॉजिटिवली आपने चीज़ों को देखना है। देखिए 100 मार्क्स का पेपर आता है 100 नंबर के वो पेनल्टी का नहीं पूछने लगा आपसे वहाँ पे, ना ही उसने इवन 10 नंबर की भी नहीं पूछनी पेनल्टियाँ कि जी हर कॉन्सेप्ट में आप पेनल्टी बताएं, पेनल्टी बताएं। मैक्सिमम भी आई ना कोई पेनल्टी, कोई MCQ अगर आ गया 1 नंबर का होगा MCQ, अगर किसी क्वेश्चन के अंदर आपने लिखना होगा साथ ही पेनल्टी का भी, तो वो भी 1 आधे नंबर का होगा इससे रिलेटेड बात, ठीक है। इसका मतलब है कि 2-3 नंबर से ज़्यादा का, इससे ज़्यादा आ ही नहीं सकता। वैसे तो पता लगे कि शायद पेनल्टी आए ही ना, सही है, ये भी हो सकता है, लेकिन आई भी तो 2-3 नंबर से ज़्यादा की नहीं आने लगी। तो बिला वजह अपना जो नन्ना सा आपका दिमाग है भी नहीं वैसे तो, उसको आप लोगों ने इन चीज़ों के चक्कर में, छोटी छोटी चीज़ों में, निटी ग्रिटीज़ में नहीं पढ़ना आपने। बेशक कई टीचर्स इसमें कहते भी होंगे कि भैया आपने एक एक चीज़ ये भी करनी है, मेरा देखें वो होता ही नहीं है तरीका। मैं ये कहता हूँ कि आप 100 मार्क्स का पेपर करके आए ना, उसमें 2-3 मार्क्स की तो यार गुंजाइश वैसे ही होती है। कोई भी बंदा, मैं इवन चला जाऊँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं वहाँ पर नहीं 3 घंटों में 100 नंबर का पेपर कर सकता, ठीक है। तो आपको 2-3 मार्क्स की गुंजाइश है, 2-3 मार्क्स के पीछे आप बाकी की ना टेंशन लें। मतलब ये ना हो कि पेनल्टी का यार करते करते कोई और अहम चीज़ रह गई है। हाँ, जो लोग बड़े ही कोई हीरो हैं, जिनके रट्टे अच्छे हैं, क्रैमिंग अच्छी है, या सही उनकी रिटेंशन है, भाई वो कर लें इसको। लेकिन मेरा वैसे ये मशवरा है कि अगर आपको नहीं भी याद रहती है ना तो खैर है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो अगर भाई आप नहीं करेंगे तो आपका क्या होगा लेवल 1 की आपकी पेनल्टी लग जाएगी, एंड ऑल्सो भी पर्सनली लायबल, वो हर बंदा पर्सनली लायबल हो जाएगा फॉर ऑल द लाइबिलिटीज इनकर्ड इन सच बिजनेस। उस टाइम के दौरान, मतलब 30 बंदे आप मिलके काम कर रहे हैं। अब 30 बंदों ने क्या बनना था, कंपनी बन सकते थे, पार्टनरशिप के तौर पे काम नहीं कर सकते थे, लेकिन वो 30 बंदे पार्टनरशिप के तौर पे काम करते रहे। अब जब तक वो करते रहे हैं तो उन पार्टनरशिप ने जितने भी कर्जे लिए हैं, ठीक है, वो तो हमें वैसे भी पता है ना कि पर्सनली लायबल होना ही होना होता है। लेकिन पार्टनरशिप से हटके भी अगर कोई एसोसिएशन वगैरह थी, उसमें बेशक आपने अपनी लायबिलिटी लिमिटेड ही रखी हो कि भाई हमारी लायबिलिटी लिमिटेड है, लेकिन क्योंकि आपने नॉन कंप्लायंस की है तो भाई जो जो बिजनेस ने कर्जे लिए अब आपने पर्सनली पे करने हैं, क्योंकि आपको बतौर कंपनी रजिस्टर होना चाहिए था। बात आ गई है समझ आपको? तो ये आपका नुकसान है। एग्जाम्पल देख लें, इन एन MBA क्लास MBA जो अब देखें आपकी क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन है, ये प्योर प्रोफेशनल नहीं है। मतलब इसको कहा जाता है कि प्रोफेशनल एजुकेशन है, बिजनेस एजुकेशन है, लेकिन हर MBA एक ही काम नहीं करता, डिफरेंट काम करता। जैसे इंजीनियर्स हैं, वो इंजीनियरिंग का काम ही करेंगे ना। अकाउंटेंट्स हैं, ठीक है, वो यही अकाउंटेंसी का काम ही करेंगे, ऑडिट का काम करेंगे, टैक्स का, वही जो उनका। MBA जो बंदा जो है वो डिफरेंट तरह के काम करता है। मतलब है कि एक जगह पे उसको आप डिफाइन नहीं कर सकते कि किसी एक प्रोफेशन के साथ वो लिंक्ड है। बिजनेस पढ़ा है ना उसने, तो बिजनेस तो पता नहीं रंग बिरंगे हो सकते हैं बिजनेस, बात आई है समझ? तो इसको आपने प्रोफेशनल की डेफिनेशन में लेना। प्रोफेशनल की डेफिनेशन में आसान अल्फाज में आपने 3 लोग रखने ज़हन में,
ऑडिटर्स, अकाउंटेंट्स, ठीक है, इनको ऑडिटर्स भी आप कह सकते हैं, आपके लॉयर्स हो गए और आपके इंजीनियर्स हो गए, ठीक है। ये आमतौर पे वो लोग हैं जो प्रोफेशनल्स में यहाँ पे आपने काउंट करने हैं अपने एग्जांपल्स में। तो भाई एमबीए की क्लास में 28 बंदे थे, उन्होंने मिलकर कहा कि जी हम तो प्रोफेशनल हैं, चलो जी मार्केटिंग एंड एडवर्टीजमेंट की सर्विसेज दें हम, ठीक है। तो अब बताएं जी क्या वो दे सकते हैं? नहीं दे सकते, बतौर पार्टनरशिप नहीं दे सकते। वैसे वो कंपनी बना के देते तो 100 बिस्मिल्लाह। 28 बंदे थे, तमाम के तमाम क्या हो गए जी, पनिशेबल हो गए ऑफेंस के, उनको लेवल 1 का ऑफेंस लग जाएगा, पेनल्टी लग जाएगी। और साथ ही साथ उस दौरान में जितने भी बिजनेस ने कर्जे लिए होंगे, तमाम पीपल विल बी पर्सनली लायबल फॉर दोज डेट्स। ओके हो गया। अच्छा, अब ये बात तो होगी सीधी सीधी कि भाई ये समझ आ गई ना बात, सिंपल सी बात है कि 20 से ज़्यादा लोग पार्टनरशिप नहीं कर सकते, दे मस्ट रजिस्टर अ कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट 2017 विद SECP। सही है, ये बात तो समझ आई। लेकिन एक्सेप्शन भी है। कानून ने कहा कि भाईजान ये जो कुछ लोग हैं ना, मैं बताने लगा हूँ 4 तरह के, ये चाहें तो इनको कंपनी रजिस्टर करवाने की ज़रूरत नहीं है, बेशक 20 से ऊपर भी बंदे निकल जाएं तो। बात आई है समझ। जनरल हमारी प्रोविजन क्या है कि अगर 20 से ज़्यादा लोग हो गए हैं तो कोई भी एसोसिएशन, कोई भी पार्टनरशिप या कोई भी एंटिटी वो कंपनी की बजाय कोई भी और स्ट्रक्चर नहीं अपना सकती। अगर अपनाएगी तो पनिशेबल ऑफेंस है वो, ठीक है। लेकिन एक्सेप्शन भी दे रही है कि यार इन लोगों के लिए एक्सेप्शन है। कौन से एक्सेप्शन हैं? जैसे एक का तो आपको पता है तो अभी वो लास्ट वाली पढ़ लेते हैं जिसका आपको पता है। एक्सेप्शन ही है ना, पार्टनरशिप फॉर्म्ड टू कैरी ऑन प्रैक्टिस एज लॉयर्स, अकाउंटेंट्स और एनी अदर प्रोफेशन वेयर प्रैक्टिस एज अ लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी इज नॉट परमिटेड अंडर द रेलेवेंट लॉज और रेगुलेशन। रेलेवेंट लॉज और रेगुलेशन से मुराद है कि उस प्रोफेशन का रेलेवेंट इदारा मना करता है। जैसे कि पाकिस्तान के अंदर ICAP चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को मना करता है कि आपने लिमिटेड लाइबिलिटी के तौर पे काम नहीं करना। हम कुछ शौकिया तौर पे पार्टनरशिप से सोल नहीं बनाते, हमारा भी दिल करता है भाई कि हम भी लिमिटेड कंपनी बना के ऑडिट की सर्विसेज दें, लेकिन हमें कौन रोक लेता है? जैसे ही हम बनाने जाते हैं तो वहाँ पे आ जाता है ICAP के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो वहाँ पर लिखा हुआ है कि भाईजान आप बतौर अकाउंटेंट्स, बतौर ऑडिटर्स, टैक्स वगैरह की आपने सर्विसेज देनी है तो आप दे सकते हैं, आपने मैनेजमेंट कंसल्टिंग की सर्विसेज देनी है वो आप दे सकते हैं, बुक कीपिंग की सर्विसेज देनी है आप कंपनी बना के दे लें। लेकिन ऑडिटर के तौर पे आप बतौर कंपनी मतलब लिमिटेड लायबिलिटी रजिस्टर नहीं हो सकते। ये पाकिस्तान के अंदर तो है, ठीक होगी बात, आई समझ आपको। तो एक तो हमारा ये लॉ ने हमें रोक लिया, इसलिए हम जो है मजबूरी है कि सिर्फ पार्टनरशिप, मतलब अगर सिंगल है तो ये सोल्व कर सकते हैं हम, ज़्यादा है तो हम पार्टनरशिप भी कर सकते हैं, 3 तो स्ट्रक्चर है, ठीक है। और पार्टनरशिप में अगर कोई बड़ी बड़ी फर्म्स हैं जिनके 50-50 70-70 पार्टनर्स हैं, वो फिर क्या करें अगर 20 नंबर वाली उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लग जाती है। इसलिए कंपनीज एक्ट ने कहा कि भाईजान आपका, क्योंकि लॉ आपको मना करता है लिमिटेड लायबिलिटी बनने से, चलें फिर आप ना इसके अंदर जितने मर्जी लोग रहकर काम कर लें। और इसी तरह जो लॉयर्स हैं उनके कानून भी उनको मना करते हैं लिमिटेड लायबिलिटीज़ फॉर्म करने से, इसलिए वो पार्टनरशिप में जितने मर्जी बंदे रखें। इंजीनियर्स जो हैं उनका भी PEC जो है, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, वो भी उनको मना करती है, इसलिए वो भी इसमें जितने चाहे रख सकते हैं। आगे बात समझ। तो ये पहली एक्सेप्शन तो आपने पहले ही पढ़ी हुई है, D वाली। अब ऊपर आ जाएं और किस किस को आज़ादी हासिल है कि वो जितने मर्जी लोग मिलकर काम कर लें, कोई मसला नहीं है। एनी सोसाइटी, बॉडी और एसोसिएशन अदर देन अ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के अलावा, पार्टनरशिप तो 20 से ज़्यादा हो ही नहीं सकती, पार्टनरशिप के अलावा कोई भी और ऑर्गेनाइजेशन जो आपस में मिलके, कोई सोसाइटी, कोई भी बॉडी, मतलब है कि लोग मिलके काम कर रहे हैं, फॉर्म्ड और इनकॉर्पोरेटेड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इन पाकिस्तान। ठीक है जी, बात अब ज़रा समझ नहीं आपने। हमने अभी ऊपर कहा है कि जी पार्टनरशिप में 20 से ज़्यादा लोग नहीं हो सकते, सिर्फ कंपनी बनाकर ही आप 20 से ज़्यादा लोग काम कर सकते हैं, यही हमने पढ़ा है। एक्सेप्शंस हम पढ़ रहे हैं। एक एक्सेप्शन हमने पढ़ ली, प्रोफेशनल्स को अलाउड है, वो चाहे 100 बंदों की, 200 500 बंदों की पार्टनरशिप बना के बैठ जाए, उनको अलाउ कर दिया है कानून ने, ठीक है। दूसरे बंदे को भी किसी को अलाउ करने लगा है कानून ने ये कहा है कि भाई पार्टनरशिप वाला 20 से ज़्यादा बंदे रखकर पार्टनरशिप नहीं कर सकता, उसको कंपनी ही बनानी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन पार्टनरशिप के अलावा अगर कोई और ऑर्गेनाइजेशन है, कोई बॉडी है, कोई NPO है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और वो किसी और लॉ के अंडर रजिस्टर्ड है,
एक तो नंबर है कि रजिस्टर होना चाहिए, ये नहीं कि अनरजिस्टर्ड तौर पे आप 20 से ज़्यादा लोग काम नहीं कर सकते, ये भी याद रखना है आपने। ये देखो ना उसने क्या कहा है, ये बात समझने वाली है। एनी सोसाइटी बॉडी और एसोसिएशन अदर देन पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के अलावा, पार्टनरशिप को तो अलाउड ही नहीं है ना 20 से ज़्यादा होना, तो आप पार्टनरशिप के अलावा कोई भी सोसाइटी बॉडी और एसोसिएशन जो कि इनकॉर्पोरेटेड है, रजिस्टर्ड है अंडर एनी लॉ, किसी और कानून के तहत, ठीक है, उस वक्त रजिस्टर्ड है, तो उसको भी यहाँ से, क्योंकि उसके ऊपर फिर अपना कानून लग जाएगा ना, पता नहीं उस कानून के अंदर क्या लिखा हुआ है। जैसे आपको पता है कि एनजीओज या एनपीओज वगैरह जो होती हैं उसके अंदर ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं, सोसाइटीज़ हैं, ट्रस्ट हैं, उनके अंदर भी ज़्यादा लोग हो सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उसमें भी ज़्यादा लोग हो सकते हैं, 20 से ज़्यादा भी काम कर सकते हैं, लेकिन वो किसी ना किसी कानून के तहत रजिस्टर्ड हैं, ठीक है, तो वो उनको अलाउ कर दिया गया, एक्सेप्शन है। बात आ गई समझ, 2 एक्सेप्शन हमने पढ़ ली हैं। तीसरी एक्सेप्शन, अ जॉइंट फैमिली कैरिंग ऑन जॉइंट फैमिली बिजनेस। अगर एक जॉइंट फैमिली है, जॉइंट फैमिली आपको पता ही है कि आपके दादा परदादा हैं, सही है, उधर से आपके चाचा ताए वगैरह सारे आ गए हैं, फिर नीचे कजन्स वगैरह हैं, जॉइंट फैमिली मिलकर कोई कारोबार कर रही है, ठीक है, लेकिन जॉइंट फैमिली बिजनेस कर रही है। जॉइंट फैमिली बिजनेस से मुराद क्या है कि तमाम की तमाम फैमिली एक ही बिजनेस के अंदर, हलवाई की दुकान खोली हुई है, बहुत बड़ा कारोबार है, हर बंदा ही आगे करी जा रहा है वही काम। शालमी के अंदर आप जाएं, बहुत से बिजनेसेस जॉइंट फैमिली बिजनेसेस हैं, वो और कुछ नहीं करते। कपड़े का काम है तो भाई हर बंदा ही कपड़ा बेची जा रहा है, खिलौनों का काम है, हर बंदे खिलौने बेची जा रहा है, जॉइंट फैमिली है, सही है, मतलब सारे चाचे ताए मामे दादा दादी, सही है, सारे लोग क्या कर रहे हैं, एक ही बिजनेस कर रहे हैं, दैट्स कॉल्ड अ जॉइंट फैमिली बिजनेस। तो अगर तो आप जॉइंट फैमिली बिजनेस कर रहे हो, तो क्योंकि जॉइंट फैमिली के अंदर अब आपको पता है कि वो जो लोग होते हैं आपस में मिल रहे हैं, लॉजिकली सोचा रहे तो कोई पार्टनर्स के तौर पे नहीं मिल रहे होते, वो असल में सारे फैमिली बिजनेस समझ के उसको चलते हैं ना। मतलब ऐसे तो नहीं होगा कि बेटा अपने वालिद साहब को कहेगा कि जी अब्बा जी देखें, मैं भी तो आपको सपोर्ट कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, चले नहीं मेरा 15% हिस्सा लाएं, वो कह सकते हैं, अब्बा छितरोल करेगा उसकी ऑब्वियसली, ठीक है, अब्बा कहेगा यार तुझे इसके टाइम के लिए ये बकवास सुनने के लिए मैंने पाला है और सारा कुछ किया है, ठीक है, ऑब्वियसली वो आगे से नहीं इस तरह कह सकता बेटा उसको। उन्होंने एक दूसरे को करना है, सपोर्ट करना है, बिकॉज दैट्स अ फैमिली। फैमिली का आपको पता ही है वो विन डीजल, ठीक है, कि फैमिली तो फिर फैमिली है, तो भाई फैमिली बिजनेस जो है उसको पार्टनरशिप नहीं कह रहा, वो कह रहा है यार चलो जॉइंट फैमिली बिजनेस में अलाउड है 50-100 बंदे मिलकर करें, लेकिन सिर्फ जॉइंट फैमिली बिजनेस है, अगर वो उसमें से कोई 5-7 लोग निकल कर कोई 15-20 लोग बाहर के मिल जाएं, वो बिजनेस करना स्टार्ट हो जाए, ये तो जॉइंट फैमिली नहीं हुआ। सही बात आ रही है समझ आपको कि एक है जॉइंट फैमिली है, जॉइंट फैमिली ज़्यादा सोचना है बड़े लेवल पर, तो आप स्टार प्लस के पुराने दौर में इंडिया के ड्रामे आते थे, कहानी घर घर की है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कुमकुम, तो ये जब हम बचपन में होते तो काफ से शुरू होने वाले ड्रामे, आई गेस एकता कपूर बनाती होती थी, तो उसके मतलब ये लगते थे। खैर अब उसमें क्या 25-25 30-30 लोग एक ही घर में होते, हवेली सी ली हुई है, वो आपस में लड़ रहे हैं फला फला, तो अब एक जॉइंट फैमिली है, उसके लेट से 30 लोग हैं, कानून ने कहा अलाउड है, जाओ याशी करो, जॉइंट फैमिली है ना, आपस में कर रहे हो ना, चलो बाहर नहीं किसी को बताना, आपस में कमरा बंद करो, आपस में खेलते रहो, ठीक है, जॉइंट फैमिली बिजनेस है भाई, अलाउड है, 30 लोग भी हो सकते हैं, 22-25-100, ठीक है, आमतौर पर ज़ाहिर 100 तक तो नहीं होते, यही होते हैं, 25-30 ही हो सकते हैं। अब जॉइंट फैमिली इन 3 में से भाई कुछ 7 लोग इधर से और कोई गली मोहल्ले के या जो और बिजनेसमैन मिल के कोई 18 लोग उधर से मिले, ये टोटल कितने हो गए आपके 25। इन्होंने कहा कि भाई हम बिजनेस करते हैं कोई और पार्टनरशिप बनाते हैं, देखो जॉइंट फैमिली नहीं है तुम लोगों की, तो भाई यहाँ पर फिर कानून हरकत में आ जाएगा, ठीक है, कानून को आपने जगा दिया है, कानून अब हरकत में आएगा। कानून आपको क्या कहेगा कि भाईजान मैंने आपको वो जो एक्सेप्शन दी है दैट्स ओनली फॉर अ जॉइंट फैमिली, आपने कौन सा उनको दिया हुआ रिश्ता, ठीक है, कि आप कौन सी जॉइंट फैमिली के अंदर आ गए हैं, तो आप ऑब्वियसली आउटसाइडर्स हैं, तो आउटसाइडर्स एक भी इन्वॉल्व हो गया तो जॉइंट फैमिली बिजनेस तो ना रहा, और आपने क्योंकि पार्टनरशिप बनाई है 25 बंदों वाली, तो भाईजान आप ऑफेंस आपने किया है, पनिशेबल है अंडर पेनल्टी ऑफ लेवल 1, और साथ साथ ही जो जो कर्जे बिजनेस ने लिए हैं इस दौरान सारे के सारे 25 के 25 लोग इसको पे करेंगे। आगे गल समझ। थर्ड पॉइंट, अ पार्टनरशिप ऑफ 2 और मोर जॉइंट फैमिलीज। हाँ जी, अब एक फैमिली थी जी, इधर एक जॉइंट फैमिली है, ठीक है, मिस्टर बजाज की, और एक इधर आ गई मिस्टर बासु,
ठीक है, ये जो हमारे टाइम के लोग हैं उनको, मेरा वैसे वो ज़्यादा पुराना टाइम तो नहीं है लेकिन उनको थोड़ा पता होगा, आप लोगों को शायद ना पता हो या आपके वालिदैन ने सुने देखे होंगे ये ड्रामे, अगर देखे हैं तो। अच्छा, एक है जी बजाज साहब की जॉइंट फैमिली आ गई, एक मिस्टर बासु की जॉइंट फैमिली आ गई। उसने कहा कि पार्टनरशिप ऑफ 2 और मोर जॉइंट फैमिली, मोर भी कर लेते हैं चलो, इसमें एक आप और कर लो जी, मिस्टर खान, सही है, इनकी जॉइंट फैमिली आ गई। अब 3 जॉइंट फैमिलीज हो गई हैं, ठीक है, एक ट्रायंगल बन गई है। वेयर द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ सच फैमिलीज, जॉइंट फैमिली बिजनेस चल रहे हैं भाई। जॉइंट फैमिली में फिर पता नहीं होता कि आज एक बंदा आ रहा है, पता लगे कल एक और को भी बीच में डाल दिया, चल भाई तू भी कम करके आ, ठीक है, इस तरह होता रहता है। एक कज़न था वो थोड़ा सा बड़ा, वो उसको समझ आई कि लड्डू कैसे बनता है, उन्होंने कहा चल जा दुकान पे जाके बना, ठीक है। तो जॉइंट फैमिली में आपने फिर फैमिली के मेंबर्स को देखना होता है, क्योंकि आप कौन सा वो कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करके वहाँ पे जाके कारोबार स्टार्ट कर रहे हैं, वो तो फैमिली का कारोबार है भाई। को जो थोड़ा सा बड़ा होता है उसे कहते हैं चलो तुझे काम आ गया, काम पे बैठ जाके, तो इसलिए वो कहते हैं मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स को आपने काउंट करना है, ठीक है। पार्टनरशिप फॉर 2 और मोर जॉइंट फैमिलीज वेयर द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ सच फैमिलीज एक्सक्लूडिंग द माइनर चिल्ड्रन, माइनर बच्चों को बाहर निकाल दें, 18 साल से कम वालों को, उन्हें को तू ज़रा साइड पे हो जा, डज नॉट एक्सीड 20, ठीक है। हाँ, अब ये बात ज़रा समझ नहीं आपने, ये भाई 3 जॉइंट फैमिली बना दी है, 2 और मोर होगी ना, इन्होंने आपस में क्या की हुई है, पार्टनरशिप की हुई है। मतलब है कि पार्टनरशिप अंडर पार्टनरशिप एक्ट 1932 इन्होंने वो वाली की हुई है, ठीक है। लेकिन इनके जो टोटल मेंबर्स हैं माइनर्स को निकाल के, कारोबारी मेंबर्स नहीं, ये नहीं वो लिख रहा कि जी आपके कारोबार करने वाले मेंबर्स, उसने कहा वे टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, इनके जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हैं अगर वो 20 से कम हैं, इसको क्या ऐसे करना है, हाँ 20 से क्या है कम है भाई, तो फिर क्या है ये अलाउड है। देखें दोबारा, वेयर टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ सच फैमिलीज एक्सक्लूडिंग द माइनर मेंबर डज नॉट एक्सीड 20, 20 से ज़्यादा वो नहीं होते, ठीक है। तो फिर वो क्या है आपका जॉइंट फैमिली। ये साइन वैसे मेरे वीक हैं तो देख लीजिएगा जो भी लिखना, कहने का पर्पज़ ये है, लिख देता हूँ 20 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो अगर 20 से ज़्यादा नहीं हैं मेंबर्स, देखो यहाँ पर कोई वो तादाद नहीं है, इसने सिंपल कहा कि जॉइंट फैमिली बिजनेस में जितने मर्जी मेंबर्स हो जाएं, अगर एक ही जॉइंट फैमिली है तो हमें कोई मसला नहीं है, जाओ करो यशी करो, ठीक है। यहाँ पे वो कह रहा है लेकिन भाई अगर 2 या 2 से ज़्यादा जॉइंट फैमिलीज आपस में पार्टनरशिप करने पे आ जाएं, तो पार्टनरशिप पे तो हमने वैसे ही पहले से पाबंदी लगाई हुई है 20 तक, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि अगर डिफरेंट जॉइंट फैमिलीज भी मिलके काम कर रही हैं और उनके माइनर मेंबर्स को निकाल के बाकी के मेंबर्स 20 से ज़्यादा नहीं है तो उनको बतौर कंपनी रजिस्टर होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अगर ये वाली शिक ना होती तो क्या 3 डिफरेंट फैमिलीज के लोग मिलकर 20 मेंबर्स तक पार्टनरशिप नहीं कर सकते थे? अगर ये शिक होती ही ना, मतलब हम पे कोई एहसान किया गया है, अगर ये वाली शिक ना होती तो फिर भी तो भाई 3 क्या 4-5 फैमिलीज के मेंबर आपस में मिलके जिनकी तादाद आपकी 20 तक होनी थी, ठीक है, तो वो कर सकते थे बिजनेस। ऐसी ही आपके माइंड में आ रही है चीज़। देखें दोबारा वही बात है कि जॉइंट फैमिली के अंदर बिजनेस करने वाले लोगों को नहीं काउंट किया जाता, फैमिली मेंबर्स को काउंट किया जाता है, ठीक है, फैमिली मेंबर्स को। जबकि अगर कोई और बिजनेस होता, जॉइंट फैमिली ना होता, उसके अंदर जो हमने लिमिट लगाई ना 20 लोगों की, वो फैमिली मेंबर्स कोई नहीं है उसके अंदर बिजनेस मेंबर्स हैं, मतलब बिजनेस पार्टनर्स की बात होती है। क्लियर है बात? तो भाई अगर एक जॉइंट फैमिली है तो वो 20 से ज़्यादा लोग भी रख सकती है, अलाउड है उसको। अगर 2 या 2 से ज़्यादा जॉइंट फैमिलीज आपस में पार्टनरशिप कर रही हैं, ठीक है, अंडर द एक्ट 1932, उनको फिर ये है कि अगर वो 20 तक रहेंगे तो जो भाई इजाज़त है, 20 से ज़्यादा होंगे तो इजाज़त नहीं है, उनको कंपनी बनानी पड़ेगी। बात आ गई समझ? चारों एक्सेप्शन आपको समझ आ गई होंगी। दोबारा से क्विकली ज़रा रिवाइज कर लेते हैं कि भाईजान पाकिस्तान के अंदर कोई भी पार्टनरशिप, एसोसिएशन या कोई भी और तरह की एंटिटी प्रॉफिट कमाने के लिए बिजनेस नहीं कर सकती जब तक के उसके अगर 20 से ज़्यादा मेंबर्स हैं और वो अपने आप को बतौर लिमिटेड कंपनी रजिस्टर नहीं करवाती, ठीक है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान में अगर पार्टनरशिप या एसोसिएशन या कोई भी एंटिटी आपने बना के करना है काम,
लेकिन आप चाहते हैं कि भाई 20 से ज़्यादा भी हमारे मेंबर्स हों तो भाई फिर इधर से निकलो, लिमिटेड कंपनी के अंदर चले जाओ। लेकिन फिर भी आपको 4 एक्सेप्शंस कानून ने दे रही हैं, इनके ऊपर भाई लागू नहीं होती ये बातें। पहली एक्सेप्शंस क्या है, आपकी नीचे से पढ़ें कि प्रोफेशनल्स जो हैं उनको अलाउड है, जिनके ऐसे प्रोफेशनल्स जिनके अपने पेरेंट इंस्टीट्यूट ने, रेलिवेंट लॉज ने मना किया हुआ लिमिटेड लायबिलिटी में काम करने से, लिमिटेड लायबिलिटी मतलब लिमिटेड कंपनी, ठीक है, उधर से मना किया हुआ है, तो उनको फिर बेचारों के पास क्योंकि और कोई आसरा ही नहीं है तो उनको अलाउड है पार्टनरशिप में चाहे 200 बंदा रखे वो काम कर लें, ठीक है। फिर कौन आ जाते हैं जी, फिर आपकी आ गई जॉइंट फैमिलीज आ गई। जॉइंट फैमिलीज में एक ही अगर जॉइंट फैमिली है तो उसमें चाहे 30 से ज़्यादा लोग भी हो गए, तो मतलब 20 से ज़्यादा लोग भी हो गए, चाहे 30, 35, 40 व्हाटएवर, उनको भी अलाउड है, ठीक है। फिर अगर 2 या 2 से ज़्यादा जॉइंट फैमिलीज हैं लेकिन उनके जो मेंबर्स हैं काम करने वाले फैमिली मेंबर्स जो हैं वो 20 तक रहें माइनर्स को एक्सक्लूड करके, तो फिर उनको भी अलाउड है, उन्हें कंपनी बनाने की ज़रूरत नहीं है। और पहला पॉइंट क्या था, पार्टनरशिप के अलावा कोई और सोसाइटी या बॉडी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो किसी भी कानून के तहत रजिस्टर्ड है उसको भी फिर इधर आके दोबारा रजिस्टर कंपनीज में होने की ज़रूरत ही कोई नहीं है, ठीक है जी। एग्जाम्पल देखें 17, अ ग्रुप ऑफ 130 पर्सनस formed a housing cooperative society in Multan and got it registered under the Cooperative Societies Act 1925। भाई मुल्तान में उन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई, जैसे लाहौर में भी हैं, कराची में भी हैं, ठीक है, तो इसी तरह कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ होती हैं, तो वहाँ पर उन्होंने उसको रजिस्टर भी करवा लिया। लेकिन बंदे कितने हैं, 110 हैं, ठीक है, या 130 हैं। तो क्या इनको अलाउड है, क्या कानून हरकत में आएगा, क्या कानून इनके ऊपर लेवल 1 की पेनल्टी लगाएगा? नहीं लगाएगा। क्यों? क्योंकि इनको एक्सेप्शन में रखा गया कि जाओ भाई, जाओ सिमरन जी ले जिंदगी, ठीक है। दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज लॉ बिकॉज दे हैव ऑलरेडी बीन रजिस्टर्ड अंडर देयर रेलेवेंट लॉ ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1925। ओके, एग्जांपल 18, रजिस्टर्ड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है। अब असल में बात ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज वगैरह इसलिए बीच में टर्म्स ले आते हैं लोग क्योंकि कानून जो है हमारा बनाया तो हमने थोड़ी शक्ल उसकी निकाली है नहीं, लेकिन सारे का सारा थोड़ी लिखा होगा पाकिस्तानी है यार, हैं, ऐसे कैसे पॉसिबल है? इतने अहल लोग हम भेजते हैं असम्बलियों के अंदर, आपके सामने ही है कौन गए हैं, फॉर्म 45 वाले, 47 वाले। तो मतलब है कि भाई आपका ये थोड़े से कोई पुरानी टर्म्स ही चली आ रही हैं, तो ये फिर उसी को, अदरवाइज़ पाकिस्तान में अब जाहिर है ये इतनी तादाद में नहीं है हिंदू कम्युनिटी, लेकिन फिर अभी भी वो चल रहे हैं कॉन्सेप्ट। रजिस्टर्ड हिंदू, रजिस्टर्ड से मुराद क्या है कि जाहिर है जब आप पैदा होते हैं तो आप फिर नादरा में जाकर रजिस्टर होते हैं, तो आपका वहाँ पर रिलीजन वगैरह भी बताया जाता है, क्या है रिलीजन, सही, ताकि वो एक मतलब सेंसस भी हो जाए ना साथ साथ, पॉपुलेशन रिलीजन वाइज कितनी है, कास्ट वगैरह भी, वो तो खैर मर्दमशुमारी में आके लोग देख लेते हैं, जेंडर आपका पूछ लेते हैं, मेल फीमेल हैं या, सही है, तो ये चीज़ें भी आपकी उसमें आती हैं। रजिस्टर्ड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ऑफ 37 मेंबर्स इज कैरिंग ऑन जॉइंट फैमिली बिजनेस, एक ही फैमिली है जॉइंट फैमिली बिजनेस कर रही है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको स्टार प्लस वाली एग्जांपल्स दी थी क्योंकि हमारी आईकैप को भी मतलब कि हिंदू फैमिलीज़ की एग्जांपल उन्होंने यहाँ पे दी, इसलिए फिर मैंने उसको थोड़ा सा वो करने के लिए मिस्टर बजाज, मिस्टर बासु को बीच में लाया कि अब वहाँ पे देखें 37 फैमिली मेंबर्स हैं जो एक ही जॉइंट फैमिली बिजनेस को चला रहे हैं। हालांकि हमने तो यहाँ पे फटा डाल देना था कि भाई जान 20 से ज़्यादा हो गए, चलो जी कंपनी के अंडर रजिस्टर करो, उन्होंने लेकिन ऊपर एक्सेप्शन दी हुई थी, ठीक है। तो चाहे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है या चाहे आपकी अपनी इधर मुस्लिम अनडिवाइडेड फैमिली भी है, मतलब जॉइंट फैमिली भी है, तो उनको अलाउड है। ओके हो गया। एग्जाम्पल 19, आफ्टर क्वालिफाइंग CA 28 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डिसाइडेड टू फॉर्म अ पार्टनरशिप। वो थोड़ी खैर इतनी मोहब्बत 28 लोगों में मुश्किल ही होती है, ये फर्स्ट सेमेस्टर में होती है, ठीक है। बाद में इकट्ठे 28 बंदे ढूंढ लिए किसी ने, चलो जी फ़ौरन अभी रिजल्ट आया है क्वालिफिकेशन का, उन्होंने कहा 28 बंदे मिल के आओ पार्टनरशिप करें, ठीक है। उन्होंने कहा कि जी हम पार्टनरशिप करेंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑर्डिनेंस 1961 जिसके तहत आईकैप मौर्जे वजूद में आया है, वो मना करता है सख्ती से कि उसमें लिखा हुआ है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑडिटर्स जो हैं वो लिमिटेड लायबिलिटी के तौर पर काम नहीं कर सकते। तो इसका क्या मतलब हो गया भाई, उनकी मजबूरी थी पार्टनरशिप करना, तो कानून ने उनकी इस मजबूरी को समझते हुए अलाउ किया हुआ था। अब यहाँ पे आफ्टर क्वालिफाइंग CA की जगह आप आफ्टर क्वालिफाइंग इंजीनियरिंग ये लिख लें, सारा कॉन्सेप्ट यही रखें। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑर्डिनेंस की जगह PEC ऑर्डिनेंस आ जाएगा, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ऑर्डिनेंस, वो भी यही बना करता है, ठीक है, तो उनको भी अलाउड है।
बात आ गई समझ? इसमें कोई कन्फ्यूजन हो किसी भी तरह की तो प्लीज़ आप लोगों ने साथ साथ ही पूछना है। क्वेश्चंस लाजमी पूछा करें जितने ज़्यादा क्वेश्चंस पूछेंगे उतनी एक क्लैरिटी आएगी। कहने को तो ये प्योर लॉ है। अब इसका एक तरीका तो ये है, जैसे कुछ लोग सजेस्ट करते हैं, मैं वैसे नहीं हूँ मुत्तफिक, कि इसको रट्टा मारो, 12 चैप्टर्स दिए हैं तो हो जाएगा। लेकिन मसला ये है कि भाईजान आई कैप जो है वो सीधे सीधे पूछने लग गया तो फिर आई कैप कहाँ का हुआ वो, ठीक है? तो वो आपको थोड़ा सा घुमाता है, वो आपके कॉन्सेप्ट्स को टेस्ट करता है, वो देखता है कि पता भी है गलत है बस हमें, ठीक है? तो इन चीज़ों से बचने के लिए हमें कॉन्सेप्चुअली लॉजिकली पता होना चाहिए कि यार ये चीज़ क्यों बनाई गई है, ठीक है, इसका क्या पर्पज़ है, और उसको मैं कॉन्सेप्चुअली या स्टोरी के साथ किसी के रिलेट करके मैं कैसे याद रख सकता हूँ। तो इसलिए भाई इसको थोड़ा पढ़ें भी और क्वेश्चंस आपके माइंड में आने चाहिए। अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली हम लोग जो स्टडीज़ कर रहे हैं हम बेसिकली करते हैं लकीर के फ़कीर वाली स्टडीज़, या आप कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड बेस्ड स्टडीज़ है हमारी, रूल बेस्ड स्टडीज़ हैं कि जो लिखा हुआ है वही है। वाई का जो एलिमेंट है, क्वेश्चनिंग एलिमेंट है, ये है ही नहीं हमारे, हम शुरू से भी एजुकेशन सिस्टम में नहीं था, अभी भी लोगों में नहीं है। और अगर कोई टीचर भी बेचारा बीच में इनकॉर्पोरेट इसको करना चाहता है तो उस टीचर को लोग बुरा समझने लग जाते हैं, यार ये पता नहीं काम औखा कर रहे हैं साढ़े वास्ते। हालांकि ऐसे लोग जो कॉन्सेप्ट्स के बेस पर लेकर चलते हैं और लॉजिक देते हैं बात का, लिटरली आप लोगों को ये जो बातें हैं इस तरह की जो भी ये लोग करते हैं वो आपको पूरी ज़िंदगी याद रहेंगे, भूलने वाली नहीं होती चीज़ें फिर, क्योंकि आपके माइंड के अंदर जब वाई का जवाब मिल जाता है ना, ठीक है, तो वहाँ पर फिर मज़ा आता है। तो पहले वाई पूछना तो सीखें भाई, वाई किया करें, ठीक है मिस्टर वाई। चले जी, अब नेक्स्ट बात आ गई मोड ऑफ। पहले तो उन्होंने बताया कि भाई कंपनीज रजिस्टर किस किस ने करनी है और क्या हर किसी को कंपनी रजिस्टर करने की ज़रूरत है या नहीं है, वो हमें समझ आ गई है थोड़ी सी आई बिलीव। अब हम आगे चलते हैं जी, मोड ऑफ फॉर्मिंग अ कंपनी। अगर आप कंपनी बनाना चाहते हैं तो किस तरह बनाएंगे? हमें पता है कि भाई कंपनीज पाकिस्तान के अंदर वही हैं, पब्लिक या प्राइवेट, ठीक है? पब्लिक के अंदर फिर लिस्टेड है, अनलिस्टेड है, प्राइवेट के अंदर है जी आपकी प्राइवेट और सिंगल मेंबर कंपनी, हमें ये बातें पता है। तो अगर आपने लॉजिकली, अब ज़रा बात आपने सोच के जवाब देना है इस बात का। SECP के पास आप गए हैं वहाँ पे जाके आप क्या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करवा सकते हैं उनसे? ऑनलाइन वैसे होता है, यही समझ लें कि जाके उनकी वेबसाइट पे करवा सकते हैं। प्राइवेट लिमिटेड करवा सकते हैं शेरा। सिंगल मेंबर कंपनी आप उनसे करवा सकते हैं, करवा सकते हैं, ठीक है। पब्लिक लिमिटेड अनलिस्टेड कंपनी आप उनसे करवा सकते हैं, करवा सकते हैं। पब्लिक लिमिटेड लिस्टेड कंपनी आप उनसे करवा सकते हैं। आपकी कंपनी को लिस्ट कर देगा SECP? नहीं करेगा शेरा। क्यों नहीं करेगा? लिस्टिंग से मुराद क्या है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जाके लिस्ट होना है, तो भाई वो तो स्टॉक मार्केट करेगी ना। इसका मतलब है कि SECP 3 तरह की कंपनी रजिस्टर करता है, यहां से ये बात निकल आई। एक वो करता है SMC प्राइवेट लिमिटेड, एक वो करता है प्राइवेट लिमिटेड, और एक वो करता है पब्लिक लिमिटेड अनलिस्टेड वन। सही, अनलिस्टेड वाली करेगा, क्योंकि हमारा काम, SECP का काम क्या है? सिंपली पब्लिक कंपनी रजिस्टर कर देना। आगे लिस्ट करवाना है कि नहीं करवाना वो फिर डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर और जिस प्लेटफॉर्म पे होना उसके दरमियान का मामला है। और प्लेटफॉर्म कौन सा है? द प्लेटफॉर्म इज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। तो इसका मतलब है कि कंपनी को लिस्ट करवाने से पहले भी उसको क्या बनाना पड़ता है? पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाना पड़ता है। क्या सिर्फ और सिर्फ पब्लिक लिमिटेड कंपनी ही लिस्ट हो सकती है? सवाल का जवाब देने वाले को मेरी तरफ से यही अभी तो मिल सकता है ऑनलाइन। तो भाई बताएं, क्या लिस्टेड कंपनी सिर्फ और सिर्फ पब्लिक लिमिटेड ही हो सकती है या कोई और इदारा या कोई और चीज़ भी हो सकती है? ऑब्वियसली आप लोगों ने जवाब गलत दिया है इसका, मुझे पता है। आप लोग भाई आपने कहा होगा यस, ठीक है, जबकि यस नहीं है इसका जवाब। इसका जवाब है नो। खुद इसका जवाब ढूंढें, लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन पे जाके देखें कि उसके अंदर और भी कुछ शामिल है, ठीक है? सिर्फ पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी शामिल नहीं है। लिस्टेड कंपनी कोई और भी बन सकता है। कौन बन सकता है ये आप लोगों ने देखकर अपने आप को बताना है और थोड़ा शर्मिंदा भी होना है, सही है? चलें जी, पब्लिक प्राइवेट या सिंगल मेंबर कंपनी वो कहता है हम बनाएंगे, ओके, ठीक है। अब क्वेश्चन पहला स्टार्ट हो गया हमने यहाँ पे फिर से दोबारा बात कर दी कि भाईजान कंपनीज हैं जी आपकी दो तरह की, एक आपकी होगी पब्लिक, साथ रहना है थोड़ा, सही है, और एक आपकी होगी प्राइवेट। पब्लिक में हमने कहा जी एक होगी अनलिस्टेड और एक हो गई लिस्टेड।
प्राइवेट में हमने कहा कि एक को जनरल प्राइवेट ही कहते हैं, मतलब जनरल नहीं बोलना सर, वैसे मैं कह रहा हूँ प्राइवेट कहते हैं, सही, प्राइवेट लिमिटेड। और एक को हम कहते हैं एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड, सिंगल मेंबर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। हमने कहा कि भाई ये भी एससीसीपी के साथ रजिस्टर होगी, हमने कहा ये भी रजिस्टर होगी, हमने कहा ये भी होगी। ये वाली नहीं हो सकती क्योंकि लिस्ट करवानी है, सही है, मतलब लिस्ट नहीं आप एससीसीपी के साथ करवा सकते। ऑब्वियसली इससे पहले इसने जो होना है वो तो एससीसीपी कर देगा पब्लिक लिमिटेड के तौर पे, ठीक है, अगर सिर्फ पब्लिक लिमिटेड को आप कंसीडर कर रहे हैं। लेकिन क्या लिस्टेड के लिए सिर्फ पब्लिक लिमिटेड कंपनी जा सकती है? फिर से अगेन बात है, नहीं, जवाब आपने खुद ढूंढना जाकर लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन में। अच्छा जी, अब हमें पता है कि भाईजान प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कितने लोग चाहिए? 2, मैक्सिमम 50। हमें पता है सिंगल मेंबर में मिनिमम कितने चाहिए? 1, मैक्सिमम कितने? भाई लिखा ही हुआ है सिंगल मेंबर, तो मतलब मैक्सिमम भी सिंगल हो गए। अनलिस्टेड वाली मिनिमम कितने चाहिए? 3। लिस्ट भी अगर आपने करवाना हो तो लिस्ट में मिनिमम लिस्टेड वाली में कितने चाहिए होते हैं? मिनिमम 7। लेकिन अगर लिस्टेड कंपनी पहले आपने पब्लिक वाली करवानी है तो भाई पहले तो एससीसीपी के पास जाना पड़ेगा ना, तो एससीसीपी को 7 नहीं चाहिए। एससीसीपी कितने मांगेगा? 3। हाँ, जब आप उसको लिस्ट करवाने की तरफ जाओगे ना, स्टॉक मार्केट कहेगा कि भाईजान 4 बंदे जरा और पाओ, ठीक है। तो एससीसीपी आपसे 3 बंदों की बेस पर ही आपको पब्लिक लिमिटेड के तौर पर रजिस्टर कर देगा। हाँ, अब जब लिस्ट इसको करवाना है, देयर कम्स स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट आपको कहेगी कि सर मिनिमम 7 लोग आपके होने चाहिए, 4 बढ़ाएं और, ठीक है, तो बढ़ा लेंगे भाई, कोई मसला नहीं। बात आगे समझ, इसलिए उसने कहा कि एनी 3 और मोर पर्सनस, उसने 3 लिखा है, फिर सही है, उसने 7 वरना वो लिखता है ना, लिस्टेड के लिए तो 7 होता है, लेकिन 7 वाला मामला हमारे से ताल्लुक नहीं रखता एससीसीपी से, वो मामला किसके पास है? स्टॉक मार्केट के पास। एनी 3 और मोर पर्सन एसोसिएटेड फॉर एनी लॉफुल पर्पज मे बाय सब्सक्राइबिंग देयर नेम्स टू अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम के अंदर अपने नाम लिखकर, सब्सक्रिप्शन, अपना इंटरेस्ट डाल के कि भाई हम बनना चाहते हैं मेंबर्स, एंड कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म अ पब्लिक कंपनी। ठीक है जी, कि अगर 3 या 3 से ज़्यादा लोग आपस में मिलते हैं, वो कहते हैं हमने कोई बिजनेस करना है प्रॉफिट कमाने के लिए, और हम मेमोरेंडम आर्टिकल्स वगैरह के ऊपर साइन करने को भी तैयार हैं, दस्तखत करने को तैयार हैं, और हम कंपनीज एक्ट की तमाम रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने को राज़ी हैं, तो वो एक पब्लिक कंपनी बना सकते हैं। क्लियर होगी बात? सही है। नेक्स्ट, अब ये पहले वाला आप इसको साथ लिख भी सकते हैं, हेडिंग पब्लिक कंपनी, ठीक है। दूसरे वाली लाइन आ गई प्राइवेट के लिए, एनी 2 और मोर पर्सन, मिनिमम 2, मैक्सिमम वाली बात पहले उसने कर दी हुई है, इधर नहीं, वो दोबारा आपको बता रहा। प्राइवेट कंपनी की जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, हमने उसके अंदर 3 चीज़ें पढ़ी थी, याद है? ये आपको इस तरह फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए, रट्टा मारने की नीड नहीं है। वैसे ही लॉजिकल सी बात थी, क्योंकि प्राइवेट का मतलब है कि अंदर खाते, सही है, अंदर खाते प्राइवेट लोग काम करने लगे हैं, तो वो अपने आर्टिकल्स के अंदर 3 बातें लिख देते हैं कि पहले नंबर पे वो कहता है यार मैक्सिमम हमारे मेंबर्स 50 से ज़्यादा नहीं हो सकते, आर्टिकल्स बोलता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का। फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का आर्टिकल्स क्या बोलते हैं कि भाई आपने किसी पब्लिक को इनवाइट नहीं करना अपने शेयर्स या डिबेंचर्स के लिए, इट प्रोहिबिट्स, वो प्रोहिबिट करता है, मना करता है सख्ती से, आप नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब वो कहता है यार हमें प्राइवेट ही रहने दो भाई। फिर वो तीसरे नंबर पे क्या कहता है कि आपने अगर शेयर्स भी ट्रांसफ़र करने हैं किसी और को, तो इसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, मना नहीं हम करें, प्रोहिबिशन नहीं है, मना नहीं कर रहे। हमने बहुत डिटेल में वहाँ पे बात की थी, रिस्ट्रिक्शन है कि भाई फलां प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा, वो रिस्ट्रिक्शन की बात हमने वहाँ पे डिस्कस भी की हुई है उस लेक्चर के अंदर, ठीक है। तो अब हमने वहाँ पे की हुई बातें, तो भाई अगर 2 या 2 से ज़्यादा लोग आपस में मिलकर इसी तरह कहें कि हम बिज़नेस करना चाहते हैं और हम कंपनीज एक्ट की तमाम रिक्वायरमेंट को मीट करेंगे और मेमोरेंडम को सब्सक्राइब करने को हम रेडी हैं, तो भाई वो क्या बना सकते हैं? वो बना सकते हैं एक प्राइवेट कंपनी। देन अब बात आ गई सिंगल मेंबर की। एनी 1 पर्सन, 1 और मोर नहीं, अब यहाँ पे डाला, मोर नहीं हो सकता क्योंकि सिंगल मेंबर है। एनी 1 पर्सन मे फॉर्म अ सिंगल मेंबर कंपनी बाय कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ प्राइवेट कंपनी एंड सच अदर रिक्वायरमेंट एज मे बी स्पेसिफाइड। The subscribers to the memorandum shall nominate a person who in the event of death of the sole member shall be responsible to, क्या अच्छा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब देखें ये वाली बात नहीं आ गई ना, पब्लिक के केस में उसने सिंपल क्या कहा, 3 या 3 से ज़्यादा बंदे मेमोरेंडम के ऊपर साइन करें और वादा करेंगे हम कंपनीज एक्ट की तमाम रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेंगे, पब्लिक कंपनी बन गई।
प्राइवेट में उसने क्या कहा, 2 या 2 से ज़्यादा मैक्सिमम 50 तक लोग आपस में मिलकर बिजनेस के लिए इकट्ठे हुए हैं, वादा करेंगे हम तमाम रिक्वायरमेंट्स को मीट करेंगे, कंपनी प्राइवेट वाली बन गई। सिंगल में जाके वो कहते हैं एक बंदा, ठीक है, एक बंदा उठा, उसने कहा कि भाई मैं तमाम के तमाम रिक्वायरमेंट्स को मीट करूंगा, मेमोरेंडम के ऊपर साइन किए और एसएमसी बन गई। नहीं, कंपनीज एक्ट बीच में है, उसने कहा भाई हाथ रोक, अगर तू मर गया तो क्या होगा। इधर तो देखो ना, 2 लोग हैं मिनिमम, ठीक है, दोनों के इकट्ठे मरने के चांसेस कम है, चांसेस कम है, मरने को तो पता लगे 50 भी इकट्ठे मर जाएं, लेकिन चांस ऑफ अक्रेंस प्रोबेबिलिटी पे बात हो रही है ना, ठीक है। तो इधर वो नॉमिनी नहीं आपसे मांगता, नॉमिनी से मुराद क्या है कि भाई अगर मैं मर गया, अगर मैं डिसेबल हो गया, मतलब कोमा में चला गया, कुछ भी नहीं मैं कर पा रहा है, कुछ इस तरह का बैंकरप्ट वगैरह हो गया, मेनली फौतगी की बात हो रही है, ठीक है, तो मेरे पीछे कौन कंपनी के मैटर्स को देखेगा, ठीक है, कौन कंपनी के मामला को देखे, कौन से मामला अभी कर लेते हैं डिस्कस, लेकिन पहले ये बात समझें। इधर मिनिमम 3 है, मैक्सिमम जितने मर्जी, ठीक है, तो 15 बंदे, 15 के 15 का इकट्ठे फोत हो जाना थोड़ा मुश्किल है, मतलब मुश्किल कुछ नहीं है, अगेन आप लोग उस तरफ ना ले जाना, मैं ये कह रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी कम है, ठीक है, बाकी चाहे 10 लाख बंदा इकट्ठा मर जाए, हमारा उस बात पे यकीन है, लेकिन हम एक लॉजिकल बात कर रहे हैं कि अगर चांसेस ऑफ अक्रेंस हो तो एक बंदे का ही फोत हो जाना, एक तरफ है 10 का हो जाना, एक तरफ है 8-12 का हो जाना, तो इसमें से एक का हो गया, ये ज़्यादा इसके 100% है ना प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो भाईजान पीछे कोई तो मामलात को थोड़ा सा अफेयर्स को देखे बिजनेस के, उसके लिए सिंगल मेंबर वाले को फिर कहा जाता है कि आपने नॉमिनी अपॉइंट करना है, नॉमिनी करना है, क्या करना है, नॉमिनी। तो आप यहाँ पे जो लिखा हो ना, मेमोरेंडम सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम शैल नॉमिनेट अ पर्सन, मतलब कि मेमोरेंडम का जो सब्सक्राइबर है वो एक बंदे को नॉमिनेट भी करेगा। तो आप यहाँ पे नीचे लिख लें नॉमिनी फॉर एसएमसी ओनली। नॉमिनी का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल मेंबर कंपनी में आता है, और हमने इसकी रीज़न डिस्कस कर ली है। अब ये नॉमिनी साहब करेंगे क्या, नॉमिनी साहब क्या करेंगे, नॉमिनी शैल बी रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसफर द शेयर्स टू द लीगल हेयर्स of the deceased subject to succession to be determined under the Islamic law of inheritance and in case of a non-Muslim members as per their respective laws। मतलब है कि भाईजान एक बंदा था, फोत हो गया, अब उसके जो शेयर्स थे वो किसको देने हैं, अगर तो वो शख्स मुसलमान था तो उसके कानूनी वर्सा लीगल हेयर्स जो हैं उनमें शेयर्स को ट्रांसफ़र करवाना है। जाहिर है कंपनी तो है, लेकिन कंपनी के हाथ बाजू तो कोई नहीं है ना, वो तो उसके ऑब्वियसली डायरेक्टर्स वगैरह ही हैं, उसके मैनेजर्स ही हैं ना, डायरेक्टर्स हैं। तो जब डायरेक्टर या सीईओ भी अगर यही था तो ये हो गया जी फोर्थ। अब क्या किया जाए, अब भाई एक नॉमिनी बंदा जो आपने अपॉइंट किया हुआ था पहले से, वो क्या करेगा, वो आपके कानूनी वर्सा को, जो भी इस्लामिक इनहेरिटेंस विरासत के कानून के मुताबिक आपके बनते हैं कानूनी वर्सा, उनको शेयर्स ट्रांसफ़र आपके कर दिए जाएंगे। बात क्लियर है। और अगर वो नॉन मुस्लिम है तो उनके अपने कानून के मुताबिक जो भी सीन बनता है उसको कर दिए जाएंगे। एंड मैनेज द अफेयर्स ऑफ द कंपनी एज अ ट्रस्टी टिल सच टाइम द टाइटल ऑफ शेयर्स आर ट्रांसफर्ड। ट्रस्टी से मुराद क्या होता है, ट्रस्टी नाम से जाहिर है कि भाई आप पे ट्रस्ट किया जा रहा है बस, ठीक है, आपको कंपनी के मामला जो हैं, कंपनी के अफेयर्स हैं, बतौर शेयर होल्डर नहीं हम दे रहे, बतौर मालिक नहीं दे रहे, बल्कि मालिक कंपनी ही है, या मालिक वो बंदा होगा जिसके नाम पे शेयर ट्रांसफ़र होंगे। आप सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक ट्रस्टी हैं कि जब तक वो शेयर ट्रांसफ़र नहीं होते आप ट्रस्टी के तौर पर बिजनेस के मामला को देख लें। आगे बात समझ। नॉमिनी के फिर 2 काम होंगे। पहला काम क्या होगा भाई, लीगल हेयर्स को शेयर ट्रांसफ़र करना, लेकिन शेयर ट्रांसफ़र करने तक ज़ाहिर टाइम लग सकता है इस चीज़ में, बिजनेस के मामला को देखना है। ओके होगी बात। प्रोवाइडेड वेयर सच ट्रांसफर इज मेड टू मोर देन 1 लीगल हेयर। लेकिन ऑब्वियसली अगर एक मतलब कानून में एक वालिद साहब फोत हो गए हैं, पीछे उनके कोई 2 बेटे और 1 बेटी आ गए हैं, ठीक है, वो सारे कहते हैं हमें भी आते हैं, कानूनी तौर पे अब उनको शेयर्स जा रहे हैं। पहले कितना था, सिंगल मेंबर था, तो सिंगल मेंबर के अंदर तो एक ही मेंबर हो सकता था ना, तो अब एक का क्या इसका हल होना चाहिए, क्या शेयर्स ट्रांसफ़र ही ना करें? नहीं भाई, कानून ने दिए तो हुए हैं ऑप्शन, प्राइवेट के अंदर ले जाओ, उसको कन्वर्ट मारो, प्राइवेट में ले जाओ। सिंगल मेंबर कंपनी ख़त्म हो गई है, अब उसको आपने शिफ्ट करके उसका स्टेटस चेंज करके क्या बना लिया, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आपने उसको बना लिया है, तो ये बन सकती है। ठीक है जी, ओके। अच्छा, अब इसमें नॉमिनी के हवाले से ना एक बात लिख लें जो बुक में तो नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली आपको पता होना चाहिए कि जब आप लोग कंपनी रजिस्टर करेंगे, ये इसलिए आप लोगों का जानना ज़रूरी है कि आप में से बहुत से लोग बड़ी फर्म्स में भी जाएंगे, कुछ छोटी फर्म्स में भी जाएंगे।
जो स्मॉल या मिड टीयर फर्म्स होती हैं उसमें मोस्टली आप डिफरेंट तरह के काम कर लेते हैं, तो आपको पता लग ही जाता है, कंपनीज वगैरह भी आप कर ही लेते हैं। जैसे बड़ी फर्म्स में अगर आप स्पेशली चले गए और वहाँ पर भी अगर आप ये कॉर्पोरेट सेक्टर में ना गए, कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट में ना गए एडवाइजरी में, आप बल्कि टैक्स या लेट से ऑडिट वगैरह में चले गए, तो आपने 3.5 साल वही करना है, ठीक है। तो आपको इसका आइडिया नहीं होगा, इसलिए मुझे पर्सनली लगता है कि यार ये कम से कम ये छोटी सी एक स्किल है, ये तो पता होनी चाहिए ना। पढ़ा भी है इतना कंपनी लॉ और पता ही नहीं है कि कंपनीज कहाँ कैसे होती हैं, रजिस्टर, फ़ायदा क्या है उसका। तो नॉमिनीज़ के लिए प्रैक्टिकल एक बात लिख लें कि नॉमिनी कौन बंदा होगा। नॉमिनी भाई आपका कानूनी तौर पे कानून ये कहता है कि आपका कोई ब्लड रिलेटिव हो सकता है, खूनी रिश्ता जिसके साथ आपको बहुत ही खूनी, ठीक है, खूनी किस्म का, आपके वालिद साहब हो सकते हैं, आपकी वालदा हो सकती हैं, भाई बहन, बेटा बेटी, ये हो गए खूनी रिश्ते। और एक जिनके साथ आपका जुनूनी रिश्ता है, कौन हो गए, आपको आइडिया है, आपके स्पाउस हो गए, ठीक, आपके मतलब आपका वन, वैसे ज़्यादा भी हो सकते हैं खुशकिस्मतों के, तो आपका मतलब जो स्पाउस है वो भी बन सकती है या बन सकता है, ठीक है। तो नॉमिनी कौन हो सकते हैं, या तो ब्लड रिलेटिव्स, ठीक है, और या फिर आपका स्पाउस। सिर्फ इनमें से आप मतलब आप अपने कज़न शजन्स को नहीं लेके आते, कज़न आ गए हैं या मेरे दादाजी या परदादा जी आ गए हैं, नानी आ गए, वो कहते हैं नहीं, इमीडिएट फैमिली मेम्बर में जो आपके ब्लड रिलेटिव्स हैं ना, ठीक है, जिनके साथ बिल्कुल ही आपका खूनी रिश्ता है, करीबी हैं, वो लोग आ सकते हैं, या आपका स्पाउस आ सकता है। ओके ओके, बात समझ आ गई, वो नॉमिनी हो सकती है, आप लिख लें, वैसे आपको पता होना चाहिए। तो भाई ये आपका मामला हो गया। अब दूसरी बात आती है कि आपने कंपनी को किस तरह रजिस्टर करना है। पहले तो नंबर पे ये क्वेश्चन आ गया था ना कि सिंगल करनी है, प्राइवेट करनी है या पब्लिक करनी है। अब दूसरा सवाल आ गया वही जो हमने पढ़ा था कि लायबिलिटी कौन सी रखनी है यार इनकी, लिमिटेड बाय गारंटी रखें, लिमिटेड बाय शेयर्स रखें, या अनलिमिटेड कंपनी रखें, अनलिमिटेड लायबिलिटी रखें, ठीक है। तो तीनों के कॉन्सेप्ट हमें ऑलरेडी पता है, तो ये आपने डिसाइड कर लेना, जो भी रखना चाहते हैं एक ही तरीकाकार है, उसके तहत वो बन जाएगा। बस ये है कि अगर लिमिटेड बाय शेयर्स रखनी है तो उसमें कोई शेयर कैपिटल आपका पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा, फिर वो जो सब्सक्राइबर्स हैं वो उसमें से कुछ कुछ शेयर्स को लेंगे भी, एलोकेट भी उनको बाद में आपने करने हैं, वो पहले उसको सब्सक्राइब कर लेंगे ना। सब्सक्राइब का मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट ले लेना चाहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो आपने जब सब्सक्राइब कर लिए शेयर्स, तो बाद में आपने उसके पैसे भी देने हैं। अब तो वैसे ये 20 मार्च को, इसका 15 मार्च को आया है SECP का एक नोटिस न्यू कि भाई आप जो सब्सक्रिप्शन मनी होती है, जो अर्ली सब्सक्राइबर्स होते हैं, उन्होंने 30 दिन के अंदर अंदर पैसे हर सूरत कंपनी को जमा करवाने हैं, ठीक है। ये नहीं कि अब चिल्ल होकर बैठ जाओ, 30 दिन के अंदर अंदर आपने, पहले भी यही वैसे कानून था, अब उन्होंने थोड़ा सा इसको ओपनली अनाउंस भी कर दिया कि इसके ऊपर सख्ती से हम नज़र रख रहे हैं। तो और ये 15 मार्च 2024 को, मतलब बिल्कुल लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है। आपके ज़ाहिर है सिलेबस का पार्ट तो नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली पता होना चाहिए कि भाई आपने 30 दिन के अंदर अंदर पैसे देने हैं, ठीक है। तो वो सब्सक्राइबर्स आपके हैं। अगर वो शेयर्स वाली कंपनी है तो सब्सक्राइबर्स के नाम आ जाएंगे, उनके शेयर्स भी आ जाएंगे। लेकिन अगर गारंटी वाली है और सिर्फ गारंटी वाली है, वैसे आपको पता है ना कि गारंटी भी हो सकती है, साथ साथ शेयर कैपिटल भी हो सकता है, लेकिन अगर सिर्फ गारंटी वाली है तो फिर भी सब्सक्राइबर्स आएंगे, लेकिन उन सब्सक्राइबर्स के सामने फिर गारंटी के अमाउंट लिखी होगी कि भाईजान जब कंपनी डिफॉल्ट करेगी तब हम इतने पैसे देंगे, उससे पहले कभी भी नहीं देंगे, ठीक है। लेकिन अगर वो है कि शेयर कैपिटल भी है, गारंटी भी है, फिर वो शेयर कैपिटल भी खरीदेंगे और फिर गारंटी के अमाउंट भी लिख देंगे कि हमने बाद में इतने पैसे देंगे, ठीक है। और तीसरे नंबर पे क्या है, अनलिमिटेड लायबिलिटी है। उसमें फिर आप जो है अपनी मतलब शेयर कैपिटल तो इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन उसमें आपकी फिर अमाउंट नहीं होती, वो कंपनी ने जो भी कर्जे लेने हैं आपने पल्ले से अपनी जेब से पे करते हैं, ठीक है। आपको पता ही है पार्टनरशिप में जैसे कॉन्सेप्ट होता है। ओके हो गया जी सिलसिला, आज के लिए आई गेस इतना ही काफ़ी है। बाकी का जो प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन स्टार्ट होना है, अभी तो हम ये कर रहे थे ना डिस्कस कि भाई आपने कौन सी कंपनी रजिस्टर करनी है, पहले तो उसके ऊपर आ गया। बल्कि अगर हम थोड़ा रिकैप कर लें आज के लेक्चर का, सबसे पहले क्या था कि जी आप कंपनीज किस किस को बतौर कंपनी रजिस्टर होना लाजमी है वो हमने पढ़ा है। फिर हमने उसकी एक्सेप्शंस, 4 एक्सेप्शंस पढ़ ली कि इनको लाजमी नहीं है। फिर हमने आगे बात की कि अगर आप कंपनी बनाना चाहते हो तो किस किस तरह की बना सकते हैं। आप पब्लिक कंपनी बना सकते हो, प्राइवेट कंपनी बना सकते हो, और आप सिंगल मेंबर कंपनी भी बना सकते हो, ठीक है। और तीनों में क्या क्या मतलब है उनके, वो पहले भी हमें पता था, हमने दोबारा डिस्कस कर लिए। एक ब्रांड न्यू इन्फॉर्मेशन हमारे लिए क्या थी, नॉमिनी वाली, जो कि सिंगल मेंबर कंपनी के केस में होता है, ठीक है। ये बातें हमने कुछ डिस्कस की हैं। फिर वही बात है कि पहली कंपनी तो होगी डिसाइड, अब अगली चीज़ ये थी कि लिमिटेड बाय शेयर्स हो, लिमिटेड बाय गारंटी हो, या अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी बनानी है, ये भी अब हमने डिसाइड कर लिया है। तो कल इंशाल्लाह फिर आगे कंपनी की इनकॉर्पोरेशन को इंटरेस्टिंगली लेकर चलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।